चैप्टर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये सुना तो बहुत है, जानते भी हैं, लेकिन सही से समझते नहीं है। और मैं आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सही से ही समझाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आप उसे अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते क्या है। इसे कहते हैं शब्द भेद। क्या कहते हैं? शब्द भेद। ठीक, अब देखिए जैसे लेटर्स है यानी कि वर्ण, वर्ण से लेटर से वर्ड बनता है यानी कि शब्द बनता है। जैसे हरी, ये एच है, ए है, आर है, आई है, तो ये सब वर्ण है। वर्णों को मिला करके क्या बना? शब्द यानी कि वर्ड बना। अब इस वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस यानी कि वाक्य। जैसे आई गो टू स्कूल, ये वाक्य बन गया। अब यहां पर एक पॉइंट ये भी आता है कि हम अंग्रेजी सीखे कैसे? अंग्रेजी सीखे कैसे? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे वर्ड यानी शब्द को उसके प्रयोग के अनुसार, जो वर्ड है तो उसको प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि उसको 8 भागों में बांटा जा सकता है। किसको? वर्ड को, शब्द को, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये मुख्यतः 8 हैं। अब पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। जब संज्ञा की बात आती है तो नाम की बात आ जाती है। हरी, श्याम, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, तो ये सब क्या है? ये सब नाउन है। इसके हम बारे में विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन पहले हम आपको समझा रहे हैं कि नाउन है क्या। दूसरा प्रोनाउन, जो नाउन की जगह उपयोग में लाया जाता है। जैसे वह आदमी, वह लड़की, तो जो वह है वो क्या है? वो आपका प्रोनाउन है यानी कि सर्वनाम। नाउन की जगह जो इस्तेमाल होता है प्रोनाउन। फिर आता है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। जैसे मैंने ये शर्ट पहन रखी है, इसका कलर क्या है? आप बताओ। काला है, पीला है, हरा है, लाल है, कैसा है? तो ये चीज जहां पे आती है वो विशेषण कहलाती है। वो विशेषण कहलाती है। अब चौथा है वर्ब। वर्ब माने क्रिया। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्रिया है। मैं कोई काम कर रहा हूं, ये क्रिया है। तो जहां पे कोई कार्य होता है वो क्रिया कहलाती है। कोई भी कार्य हो, पंखा चल रहा है, रेलगाड़ी चल रही है, हम खाना खा रहे हैं, यानी कि जो भी कोई काम होगा क्रिया के रूप में, तो वो क्रिया कहलाती है, यानी वर्ब कहलाता है। अब आता है पांचवा एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जैसे वो बहुत तेज दौड़ रहा है, वो बहुत तेज दौड़ रहा है, यानी कि दौड़ भी रहा है और तेज भी दौड़ रहा है और बहुत भी तेज दौड़ रहा है। तो ये चीज क्या है? ये क्रिया विशेषण है। ठीक है। अगला है छठा प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक। संबंध सूचक, जैसे कोई भी चीज होती है, किसी के ऊपर ऑन, टेबल के ऊपर किताब रखी है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये एक संबंध बना रहा है। तो जब संबंध बनाया जाएगा तो प्रीपोजिशन कहलाएगा, संबंध सूचक। और आठवां है कंजक्शन यानी कि संयोजक। जब दो वाक्यों को मिलाया जाता है, जब दो वाक्यों को मिलाया जाता है तो वहां पर कंजक्शन का प्रयोग होता है। जैसे मैं और राम, मैं और श्याम,
मैं और तुम और मैं। तो ये जो और शब्द जो आया है इसे अंग्रेजी में एंड कहते हैं। तो जहां पे एंड वगैरह आएगा, कुछ शब्दों को मिलाने वाली चीज आएगी, तो वो कंजक्शन कहलाई जाएगी। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर आपको ये आ गई तो आपको अंग्रेजी आ गई, और वरना आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। वरना आपको अंग्रेजी नहीं आएगी, और आएगी भी तो टूटी फूटी आएगी, यानी कि काम चलाओ। आप सिर्फ पास हो सकते हैं, काबिल नहीं बन सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप काबिल बने। तो क्या आप तैयार हैं काबिल बनने के लिए? यस, तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं अब हम पहला नाउन से। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन। नाउन जो है हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं। नाउन की परिभाषा हमारे माइंड में हमेशा रहती है, और आपके भी रहती है। जैसे ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाउन किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, गंगा, गीता, सिटी, कानपुर एक्ट। तो ये सब नाउन है। और नाउन के भी कई प्रकार हैं। तो पहले आप नाउन की परिभाषा को याद करें, उसको समझें, उसके बाद में मैं इसके प्रकार आपको बताता हूं। और मैं समझता हूं कि आपको नाउन भली प्रकार से याद हो जाएगा, क्योंकि आज तक हम सुनते जरूर चले आए हैं, लेकिन याद कभी नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं कि आज आपको याद करा के रहा जाए। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन कितने प्रकार का है। नाउन है कितने प्रकार का? अगर हमें ये नाउन समझ में आ जाए तो हमारी, समझ लो, आधी से ज्यादा समस्या हल हो जाएगी। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5। तो पहला कौन सा है? पहला है प्रॉपर नाउन। कौन सा है? प्रॉपर नाउन, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे श्याम, आगरा, दिल्ली आदि। तो यहां पर हम संज्ञा सीख रहे हैं, नाउन। तो यहां पर जो विशेषता है वो नामों की विशेषता हो। श्याम नाम है, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, मेरठ, हरी, ये सब क्या है? नाम है। तो ये चीजें आएंगी प्रॉपर नाउन में, व्यक्तिवाचक। दूसरा है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक। जो जातिवाचक संज्ञा है, इसके अंदर किसी एक ही वर्ग या एक ही प्रकार के, किसी एक ही वर्ग या एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों के नाम को कहते हैं। किसी एक ही वर्ग या एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों के नाम को कहते हैं। जैसे बॉय, ये लड़का जो है, ये एक विशेषता बतलाता है। ट्री, पेड़, हाउस, ये एक अलग विशेषता बताता है अपनी। तो ये चीज कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। लड़की, लड़कियां, तो ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। अब तीसरा है कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया समूहवाचक। समूहवाचक, जैसे समूह से तुम समझ सकते हो
कि एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं के समूह के नाम को कहते हैं। एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तु या समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास जो है वो एक समूह है, आर्मी समूह है। तो जब समूह की बात आएगी तो वहां पर कलेक्टिव नाउन आएगा। जो प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक, उसमें नाम आते हैं, श्याम, राम, कानपुर आदि। कॉमन नाउन में एक विशेषता होती है, जैसे वॉइस, ट्री। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक होता है, जैसे क्लास, आर्मी। तो ये 3 हो गए, 2 और बताता हूं ताकि ये पूरे 5 आपके जो है नाउन्स हो जाएंगे। और मैं समझता हूं अगर आप इसको याद करते रहेंगे तो आपको कभी आप भूलोगे भी नहीं। अब देखते हैं मैटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक। ऐसे तरल अथवा ठोस पदार्थ जो दूसरी वस्तुएं बनाने में प्रयोग हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मैटेरियल नाउन कहते हैं या पदार्थवाचक। जैसे मिल्क, गोल्ड, ये सब पदार्थवाचक है, मैटेरियल नाउन। ठीक है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक। किसी गुण, कार्य, अवस्था के नाम का जब बोध होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे चाइल्डहुड, यानी कि बचपन। तो ये बचपन जो है ये एक अवस्था का नाम है। तो जिसमें भाव दिखाई दे किसी भी चीज का, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो मैंने आज आपको काइंड्स ऑफ नाउन बताए, ये 5 प्रकार के हैं और मैं समझता हूं इनको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ नाउन्स, यानी कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन जो है अंग्रेजी के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, जो हमने और आपने सुन रखे हैं, बस सिर्फ समझना बाकी है। सिंगुलर नंबर, यानी कि सिंगुलर, एक वचन। वह नाउन जिससे एक ही व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, किसका? केवल एक का, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे बॉय, चेयर, टेबल, रिंग। तो इनकी संख्या केवल 1 है, तो हमारा ये सिंगुलर नंबर कहलाता है। ठीक है। अब आती है नंबर 2 पर है प्लूरल नंबर, तो इसे हम कहते हैं बहुवचन। वह नाउन जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे बॉयज, कई लड़के, चेयर्स, कई कुर्सियां, टेबल्स, कई मेजें, रिंग्स, कई अंगूठियां। तो जहां एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है तो वहां प्लूरल नंबर्स कहलाते हैं, और जहां एक होता है तो वहां पर सिंगुलर। मैं समझता हूं इसे आप समझ गए होंगे। ग्रामर क्लासेस पे आपका स्वागत है। अब मैं आपको जो है नंबर ऑफ नाउन्स के विषय में
विस्तार से अवगत कराऊंगा और मैं समझता हूं कि ये नाउन का वो पार्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी कोई भी समस्या हल नहीं होगी। नंबर ऑफ नाउन्स यानी कि वचन। जिस प्रकार से मेरे पास पैसा है, मेरे पास पेन है, उसके पास कई पेन है, तो कई जो हो गया वो बहुवचन में आ गया। एक है तो एक वचन है। एक से ज्यादा अगर कोई चीज है, दो, तो ये बहुवचन है। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। तो ये चीज जो है वो आपकी क्या कहलाती है? अंग्रेजी में नंबर्स ऑफ नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? नंबर ऑफ नाउन्स। ठीक है, तो मैं समझ गया कि अगर कोई वस्तु एक है तो एक वचन, अगर एक से अधिक है तो बहुवचन। अब देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी के अंदर एक वचन से बहुवचन बनाने के कितने नियम हैं या किस प्रकार बनाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ही सोचेंगे कि मैं कैसे बनाऊं, और मैं आज आपको बहुत सरल तरीके से सिखाता हूं और इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप कभी भविष्य में भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। तो ये हमने एक नियम के रूप में बनाए हैं और मैं आपको प्रॉपर चैनल की जानकारी दूंगा। रूल्स नंबर 1, नाउन के अंत में एस लगाने पर, यानी कोई भी नाउन है उसके अंदर एस लगा दोगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे राम, ये राम है एक वचन। अगर हमें इसे बहुवचन बनाना है तो हम लिख देंगे राम्स। अगर हम यहां लिखे बैट, BAT बैट, ये एक वचन है। अगर हम यहां लिख दे बैट्स तो ये बहुवचन है। अब मैं समझता हूं रूल नंबर 1 आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब जैसे यहां हम लिखते कैट, कैट ये एक वचन हो गया और यहां पे हमने कैट्स कर दिया तो ये बहुवचन हो गया। अब देखते हैं रूल नंबर 2, सिंगुलर नाउन के अंत में यदि सिंगुलर नाउन हो, कोई भी नाउन हो, तो उसके अंत में एस, OS, X, SS, SH, CH हो। यहां नोट करने वाली बात है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में O हो, S हो, X हो, SS हो, SH हो या CH हो, तो उनके अंत में ES लगाने से, यानी कि अगर आप उसके अंत में ES लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। बन गए? फिर नोट कर लो, ये संख्या है 1 2 3 4 5 6। अगर ये 6 अक्षर जहां तुम्हें दिखाई दे लास्ट में सिंगुलर लाइन के, O, S, X, SS, SH, CH जहां आपको दिखाई दे, तो आप ये मान के चलना कि आपको ES लगा देना है, कुछ नहीं करना है। जैसे गैस, ये S लगा हुआ है नंबर 2 का, गैसेस ES, ये आपका ES। तो गैस का गैस हो गया ये। अब इसका प्लूरल बनाना है हमें, तो ES लगा देंगे, जैसा कि हमने आपको यहां बताया है। ये S है नंबर 2 पर। अब हमने इसे प्लूरल बनाना है गैस को, तो क्या करा हमने, इस रूल नंबर 2 के अनुसार ES लगा दिया इसके लिए, यानी कि गैसेस। अब जैसे ऑक्स होता है, यानी कि जो X लगा हुआ है लास्ट में, ये रूल नंबर, ये इसमें देखो आप 3 दिख रहा है, तो इसमें X है और OX को हमें जो है प्लूरल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ES का इस्तेमाल करेंगे।
तो ऑक्सेस हो गया जी, यानी कि ये प्लूरल बन गया। समझा? अब देखते हैं रूल नंबर 3, सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो। क्या हो? वाई, अंत में वाई हो, और वाई से पहले वोवेल्स हो। जैसे कि हमने बता रखा है वोवेल्स कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू, यानी कि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवेल्स ना हो, वोवेल्स ना हो, यानी कि वोवेल्स नहीं होना चाहिए, तो वाई को हटा करके आई एस लगा देते हैं। वाई को लगाकर हटा करके आई एस लगा देते हैं। फिर सुनो, सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले ए ई आई ओ यू ना हो, ये नहीं होना चाहिए, तो वाई को हटा करके आई ई एस लगा देते हैं, तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे सिटी, ये सिटी है, वाई से पहले टी है, यानी कि वोवेल्स नहीं है, तो सिटीज हो जाएगा। क्या हो गया? सिटीज। ऐसे एग्जाम्पल कई आएंगे, वो आप हल करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। वाई से पहले टी है तो सिटीज हो जाएगा। अब रूल नंबर 4 देखते हैं, सिंगुलर नाउन के अंत में एफ हो। क्या हो? एफ या एफ ही हो, एफ हो या एफ ही हो, तो वीईएस लगाने से पहले प्लूरल बन जाता है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो। क्या हो? एफ या एफ ही हो, तो वीईएस लगाने से प्लूरल बन जाता है। यानी कि फिर सोच लो, एफ हो या एफ ई हो, तो वीईएस लगाने से प्लूरल बन जाता है। जैसे लाइफ, लास्ट में एफ है और ई है, तो एफ ई हो गया, तो हमने यहां क्या होता है? वीईएस, यानी कि लाइफ हो जाएगा। और ये वाइफ है, एफ ई है लास्ट में, तो वाइफ्स हो जाएगा। तो मैं समझता हूं एक वचन और बहुवचन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आपको रूल नंबर 5 बताता हूं। रूल नंबर 5, कुछ नाउन्स के प्लूरल बिना किसी नियम के बनते हैं, यानी कि उनका कोई नियम नहीं होता है, वो बिना नियम के बनते हैं। जैसे फुट, ये फुट जो है वो एक वचन है, यहां हमें बहुवचन बनाना होगा तो कायदे में तो ऐसे लगाते हैं, लेकिन यहां पर ये जो एफ डबल ओ है, ये डबल ओ डबल ई में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल ओ डबल ई में बदल जाएगा। अब जैसे कि मैन है, एम ए एन, तो यहां पर जो ए है वो ई में बदल जाएगा, एम ई एन। और यहां माउस है, तो ये माउस है, तो ये माइस में बदल जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 5 होता है, जिसमें हमें कुछ समझना पड़ता है कि फुट का फीट, मैन का मेन, और माउस का माइस, और वो मैन का वो मैन हो जाएगा। अब रूल नंबर 6 देखते हैं। कुछ नाउन का सिंगुलर व प्लूरल एक ही रूप रहता है, यानी कि वो नाउन सिंगुलर रूप में भी रहेगा और प्लूरल रूप में भी रहेगा। जैसे डियर, तो ये डियर जो है वो सिंगुलर है और इसका प्लूरल भी डियर ही रहेगा। शिप, ये आपका सिंगुलर है और इसका प्लूरल भी जो है वो शिप ही रहेगा। अब आता है यहाँ पुलिस, तो ये पुलिस जो है सिंगुलर है और इसका बहुवचन भी पुलिस ही रहेगा। फिश, फिश जो है वो क्या है? सिंगुलर, और इसका बहुवचन भी
फिश ही रहेगा। तो ये यहाँ समझने वाली बात है। अब देखते हैं रूल नंबर 7। कुछ नाउन में en लगाते हैं। क्या लगाते हैं? en या ren लगाकर उसको प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि कुछ नाउन्स में en या ren, ठीक है, लगाकर उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चिल्ड, अभी चाइल्ड है ये, ठीक है, तो इसे प्लूरल बनाना होगा हमें, तो चिल्ड्रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन, ren। तो यहाँ पे चाइल्ड है, ये एक वचन है। ये क्या है? एक वचन। और यहां आकर के ren लग गया, तो ये बन गया आपका बहुवचन। यहां ये समझने वाली बात है। ये क्या बन गया आपका? बहुवचन, यानी कि प्लूरल। अब देखते हैं रूल नंबर 8। कुछ नाउन जिनका प्रयोग, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर में ही होता है, यानी कि वो सिंगुलर में ही उसका उपयोग किया जाता है। जैसे एडवाइस, फिजिक्स, मनी, पोएट्री। तो ये चीजें जो हैं ये आपकी क्या होंगी? ये सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग की जाती है, और बोलने में ये लगता है कि प्लूरल बोल रहे हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 9। कुछ नाउन जो वास्तव में प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल, लेकिन देखने में सिंगुलर लगते हैं। वो होते तो प्लूरल हैं, यानी कि होते बहुवचन है, लेकिन देखने में वो एक वचन लगते हैं। जैसे पीपल और पब्लिक। तो पब्लिक जो है बहुत है, बहुवचन है, लेकिन आपको लगेगा क्या? एक वचन, सिंगुलर रूप में। तो ये 9 नियम हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप नंबर्स ऑफ नाउन को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी होगी। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाना चाहता हूं ताकि आप भविष्य में कभी गलती ना करें और आपके नंबर्स अच्छे आए। अब देखते हैं नाउन्स के अंदर आता है जेंडर। जेंडर क्या है? सुना है, सुनते आए हैं, लेकिन समझा नहीं है। अब मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा। तो जिन शब्दों से संज्ञा के स्त्री, पुरुष या निर्जीव, यानी कि नाउन के द्वारा जो है स्त्री, पुरुष या निर्जीव होने का बोध होता है, उसे जेंडर कहते हैं। जेंडर या लिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम देखते चले आए हैं कि यहां पर हम लिखते हैं मैन, MAN, मैन। यहां फादर लिखते हैं, यहां मदर लिखते हैं। तो ये मैन, फादर, मदर वगैरह क्या है? ये सब जेंडर में आते हैं। ये किसी एक चीज का बोध कराते हैं कि ये किस से बिलोंग करते हैं, किस चीज से बिलोंग करते हैं। यानी कि मैन क्या है? ये पुरुषवाचक है। फादर क्या है? पुरुषवाचक है। मदर क्या है? फीमेल वाचक है। तो इन चीजों को जब हमें किसी स्त्री, पुरुष या निर्जीव वस्तु की जानकारी होती है तो हम वो चीज जो है वो जेंडर में आती है। किस में आती है? जेंडर के अंदर। और जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो पहला प्रकार हम देखते हैं, उसे कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर, यानी कि पुल्लिंग। वह नाउन्स जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। किसका? पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे मैन, आदमी, लॉयन, शेर, हॉर्स, घोड़ा, डॉग, कुत्ता। तो ये क्या एक पहचान बताते हैं
कि ये किस चीज से बिलोंग करते हैं। ये सभी के सभी पुरुष जाति से बिलोंग करते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। क्या कहेंगे? मैस्कुलाइन जेंडर। अब दूसरा देखते हैं फेमिनाइन जेंडर, जिसे कहते हैं स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। यानी कि वह नाउन जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे काउ, गाय माता, कहते नहीं कहते गाय माता आ गई। वोमेन, महिला। लॉयंस, शेर, शेरनी जो होती है, तो शेर कहते हैं आपका मैस्कुलाइन जेंडर को, और शेरनी कहेंगे लॉयंस, फीमेल। जो फेमिनाइन जेंडर होगा तो हम उसे कह देंगे लॉयंस, शेरनी। तो ये सब अपनी अपनी जाति का बिलोंग करते हैं। ये किस पुल्लिंग से आते हैं, तो ये सब जेंडर में कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया मैस्कुलाइन जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, और फेमिनाइन जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। तीसरा और चौथा जेंडर में और आपको बताता हूं। अब देखते हैं तीसरा, कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर? कॉमन, यानी कि उभयलिंग। वह नाउन जिससे स्त्री एवं पुरुष दोनों जाति का बोध होता है। क्या होता है? स्त्री एवं पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉमन जेंडर या उभयलिंग। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर लड़कियां भी आती हैं और लड़के भी आते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड में लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती हैं। चाइल्ड, इसमें लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती हैं। तो ये दोनों जाति का बोध होता है, स्त्री एवं पुरुष। तो हम इसे क्या कहेंगे? जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स में मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो इसे हम कहेंगे कॉमन जेंडर। क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर, उभयलिंग। अब देखते हैं चौथा, नेचर जेंडर। वह नाउन जिससे निर्जीव वस्तु, वह नाउन जिससे निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधे, छोटे छोटे पशु, कीड़े मकोड़े आदि का बोध होता है। यानी कि वह नाउन जिससे निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधे, छोटे छोटे पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों का क्या होता है? बोध होता है, जानकारी मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल जेंडर कहते हैं, यानी कि नपुंसकलिंग। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपने देखा होगा वुड। वुड क्या है? विंडो। पेन, यहां पेन देख रहे हो, ये क्या है? ये आपका नेचुरल जेंडर है। तो इस प्रकार से ये 4 जेंडर होते हैं, और मैं समझता हूं कि अगर इसको आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, और आपका जो है नाउंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आप कभी भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि जानकारी ही आपको आगे बढ़ाती है, और मैं चाहता हूं आप जानकार बने। नाउन केस यानी कि कारक। तो अंग्रेजी भाषा में 4 प्रकार के कारक होते हैं, यानी कारक माने कार्यकर्ता, हर चीज का कर्ता होता है। तो वो कर्ता कैसे होता है, हमें कैसे पहचानना होगा? जब तक हम कर्ता को नहीं पहचान पाएंगे, हम इस समस्या का हल नहीं कर सकते। तो पहले हमें जानना होगा कि नाउन केस में कितने कारक होते हैं। तो कितने कारक होते हैं? 4। पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक। तो कार्य को करने वाली संज्ञा, कार्य को करने वाली संज्ञा को कर्ता कारक कहते हैं।
यानी कि कोई भी कार्य होता है तो जो कार्य करने वाली संज्ञा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कर्ता कारक कहते हैं या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे अतुल राइट्स ए लेटर, तो लेटर कौन लिख रहा है, तो आप क्या कहोगे, अतुल लिख रहा है लेटर। कौन लिख रहा है आप बताओ, तो आप क्या कहोगे, अतुल, अतुल लेटर लिख रहा है, तो ये कर्ता कारक है। यानी कि यहां पर अतुल जो है वो कर्ता कारक है, यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, यानी कि अतुल राइट्स ए लेटर, तो लेटर कौन लिख रहा है, तो आप क्या कहोगे, अतुल। अब दूसरा देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर कर्म कारक, यानी कि कर्म कारक को ज्ञात कराने के लिए, जो कर्म कारक होता है उसको ज्ञात कराने के लिए अगर हम प्रश्न में लगा देंगे क्या, तो जो उत्तर मिलेगा हमें, जो उत्तर हमें मिलेगा तो वो हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहां लिखा है अतुल राइट्स ए लेटर, क्या लिखा है, अतुल राइट्स ए लेटर, क्या लिखा है, ए लेटर, तो वो क्या कर रहा है, वो अगर हम ये पूछें कि अतुल क्या कर रहा है तो आप क्या कहोगे, अतुल एक लेटर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, लेटर, तो ये लेटर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें यह जानना भी बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है, आगे चल के ये आपके बहुत काम आएगा। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये हमें ज्ञात कराना, अगर हमें ये ज्ञात करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो क्या करेंगे हम बताओ, हम लिख देंगे होम, यानी किसको, होम माने किसको, तो किसको लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। जैसे राम रोड मी ए लेटर, राम रोड मी ए लेटर, तो अब बात आती है कि वो किसको लिख रहा है लेटर, राम जो है वो लेटर लिखा तो किसको लिखा, तो मैं क्या कहूंगा, मी, मुझे लिखा, राम रोड मी ए लेटर, तो ये मी होगा, किसको लिखा, मुझको लिखा, तो मैं जो हुआ वो क्या हुआ, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जब क्रिया में व्हाट, जब क्रिया में व्हाट यानी क्या लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह क्या कर रहा है, तो जब क्या लगाने पर उत्तर निकल करके आएगा तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे राम रोट मी ए लेटर, राम क्या कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, राम एक लेटर लिख रहा है, तो यहां लेटर जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं समझता हूं आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा पॉसेसिव केस, यानी कि संबंध कारक। संबंध कारक ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि नाउन के आगे एपोस्ट्रोफी यानी कि ये चिन्ह देख रहे हैं आप, ये लगाने पर, तथा अगर वो ना लगाओ
तो एस लगा दो। तो जब एस लगा देंगे तो उसके आगे एक अधिकार को प्रकट करा जाएगा, एक अधिकार को प्रकट करा जाएगा। तो वो चीज क्या कहलाती है? पॉसेसिव केस कहलाता है। जैसे राम्स हाउस। तो राम्स हाउस का मतलब क्या हुआ कि ये राम का घर है, ये एक अधिकार हो गया। राम का घर यानी कि राम्स हाउस। ये जो आप यहाँ ये देख रहे हैं एस, एस के आगे जो एस लगा हुआ है, तो ये दिखाता है, एक अधिकार बताता है कि राम्स हाउस है, यानी कि राम का घर है, यानी कि एक अधिकार सूचक चीज है। तो इस जब ये संबंध आता है तो उसे कहते हैं पॉसेसिव केस। ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि जब भी कभी एस लगेगा और ये लग जाएगा तो एक अधिकार बन जाता है, राम्स हाउस। अब नेक्स्ट देखते हैं वोकेटिव केस, यानी कि संबोधक कारक। वोकेटिव केस क्या है हमने सुना ही नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है, जब हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं या संबोधित करते हैं तो वो कहलाता है वोकेटिव केस, यानी कि संबोधन कारक। जैसे गोविंद यहां आओ, कम हियर, गोविंद कम हियर, आप यहां आओ। तो ये हम संबोधन कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। स्टूडेंट सिट डाउन। तो ये चीजें जो होती हैं ये आपकी वोकेटिव केस के अंदर आती है। ये जानना बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं कि आज जो मैंने आपको नाउंस बताया है, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको नाउंस आएगा नहीं। और मैं समझता हूं आपको पहली बार में नाउंस आ जाएगा। और ये नाउंस आने का मतलब हो गया कि पार्ट ऑफ स्पीच का आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। और मैं समझता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं समझता हूं आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दूंगा, और मैं चाहूंगा कि आपकी ग्रामर सबसे अच्छी हो। थैंक यू।